हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेस आईएएस। करंट अफेयर्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम लोग देखेंगे कि कौन हमारे नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होंगे। जैसा कि साइट पर विजिबल है कि मुकुल रोहतगी जी हमारे नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होंगे। आगे की स्लाइड्स में हम ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रोविजंस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, इन पर क्या क्या लिमिटेशंस लागू होती हैं, यह हम सब आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। 14th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में मुकुल रोहतगी जी कार्यभार संभालेंगे। के वेणुगोपाल जी का जो कार्यकाल है वह 30 सितंबर को कंप्लीट हो जाएगा। मुकुल रोहतगी जी जून 2014 से लेकर के जून 2017 तक ऑलरेडी एक बार अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कार्यभार संभाल चुके हैं। यह दूसरी बार अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में कार्यभार संभालेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 76 कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि यह अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित है। आर्टिकल 76 पार्ट 5 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। बहुत सारे पीसीएस एग्जाम्स और वनडे एग्जाम्स में यह क्वेश्चन आया है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो आप आर्टिकल 76 पर टिक करोगे। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, तो फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एमसी सीतलवाड़ जी हैं, जिनका पूरा नाम है मोहनलाल चिमनलाल सीतलवाड़। एमसी सीतलवाड़ जी लॉन्गेस्ट टर्म के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, जबकि जो सॉली सौरभ जी हैं वो शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। इसके बाद हम देखें तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया चीफ लीगल एडवाइजर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। सभी लीगल मैटर्स में गवर्नमेंट को एडवाइस करता है। इसके बाद आगे देखें कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को एडवाइस करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज होने की सारी क्वालिफिकेशंस होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज होने की क्या क्या क्वालिफिकेशन है कि वह नागरिक जो हो वो भारत इंडियन सिटीजन होना चाहिए। फिर इसके अलावा हाई कोर्ट में जज के रूप में 5 साल के लिए कार्यभार संभाला हुआ हो वह व्यक्ति। फिर इसके बाद एडवोकेट के रूप में 10 साल के लिए हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस किया हुआ वह व्यक्ति होना चाहिए। इसके अलावा या तो फिर वह इमिनेंट जुरिस्ट होना चाहिए प्रेसिडेंट की नजरों में। तो इन क्वालिफिकेशंस को जो फिलफिल करेगा वही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट संभालेगा, ऐसा मतलब देखा गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस के बारे में बात करें तो इसका कोई फिक्स्ड टर्म नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसका प्रोसीजर क्या है, इसके रिमूवल क्या कोई प्रोसीजर या ग्राउंड मेंशन करके नहीं रखा गया है। फिर इसके बाद हम देखें कि वह अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वह प्रेसिडेंट के द्वारा किसी भी समय रिमूव कर दिया जाता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो अपना रेजिग्नेशन जो है वह किसी भी समय प्रेसिडेंट को दे सकते हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट के द्वारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो रिमूवल है वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ही होगा। बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का रिमूवल नहीं हो सकता है। और जनरली ऐसा पारंपरिक रूप से देखा गया है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो रिमूवल है वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डिसॉल्व होने पर या रिप्लेस होने पर देखने को मिलता है। उसका जो रोल है वो हमने देख ही लिया कि चीफ लॉ ऑफिसर होता है, लीगल मैटर्स पे गवर्नमेंट को एडवाइस करता है, एज अ रिप्रेजेंटेटिव होता है, वह सुप्रीम कोर्ट में जो भी केसेस यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ आते हैं वह वो देखता है। फिर इसके बाद इसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस भी लागू होती हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ऊपर कि वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में कुछ नहीं कर सकता है। इसके अलावा वह किसी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन के बिना वह क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को डिफेंड नहीं कर सकता है।
फिर इसके बाद वह किसी कंपनी में या किसी कारपोरेशन में एज अ डायरेक्टर या किसी लाभ के पद पर नहीं, एज अ डायरेक्टर या मतलब किसी और पोस्ट पर नहीं हो सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर इसके बाद जो हमारे यूपीएससी एग्जाम्स के लिए कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं जो हमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जानना चाहिए, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। फिर उसके बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार एमसीक्यूज में पूछा गया है, कि उसके पास जो है वो बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करने का, टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में उसे पार्ट लेने, हिस्सा लेने का अधिकार है। उसके पास पार्लियामेंट में हिस्सा लेने के साथ साथ राइट टू स्पीक भी है, लेकिन उसके पास पार्लियामेंट में राइट टू वोट नहीं होता है, उसके पास नो राइट टू वोट होता है। ठीक है, राइट टू स्पीक है, राइट टू टेक पार्ट है, लेकिन राइट टू वोट नहीं है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, तो ये पॉइंट हमको याद रखना है। फिर उसके बाद जो भी प्रिविलेजेस, जो भी इम्यूनिटीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दी जाती हैं, वो सारी प्रिविलेजेस, सारी इम्यूनिटीज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को दी जाएंगी। लेकिन ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट करके रख लीजिए। ये वाला पॉइंट पर यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा है कि क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सर्वेंट के रूप में भी होता है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सर्वेंट के रूप में कंसीडर नहीं किया जाता है, इसीलिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास में अधिकार होता है कि वह अपनी जो प्रैक्टिस है वह कंटिन्यू कर सकता है, या प्रैक्टिस मतलब अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस को वह कंटिन्यू कर सकता है। और यह पॉइंट हमने देख लिया कि उसके पास राइट टू स्पीक होता है, टू टेक पार्ट इन बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बस, लेकिन उसके पास राइट टू वोट नहीं होता है। तो यह सब आज के टॉपिक में हमने देख लिया कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पर क्या क्या लिमिटेशंस लागू होती हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का क्या रोल है, क्या क्या ड्यूटीज हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या प्रोविजन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को लेकर के, यह हमने सब देख लिया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हमने फैक्ट्स आपको स्लाइड पर विजिबल करवा दिया है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आज का टॉपिक यूपीएससी के प्रिपरेशन में आपको कितना हेल्पफुल रहा, ये मुझे आप बताइए। आप इसमें कोई इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।